हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, अभिमन्यु ने बचाया परिणीति को। परिणीति नायरा ने अपनी शॉपिंग कर ली थी। इवान ने भी उन दोनों के साथ मिलकर कई सारे कपड़ों को खरीदा था। हालांकि उसने अपने कपड़े के साथ साथ परिणीति के भी कपड़े खरीदे थे। जब सब ने शॉपिंग कर ली तो वह लोग गाड़ी की तरफ जाने लगे। तभी परिणीति की नज़र एक बहुत ही प्यारी ड्रेस पर गई, जिसे देखते ही परिणीति नायरा से कहती है, नायरा तुम उन कपड़ों को क्यों नहीं देखती हो? वह कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। परिणीति की बात सुनकर नायरा और इवान की नज़र उस ड्रेस पर गई, जो पुतले में लगी हुई थी और दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। नायरा भी कपड़े को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि वह सच में बहुत प्यारी थी, खास करके उसका कलर जो बरगंडी कलर का था। इवान ने परिणीति को देखते हुए कहा, भाभी अगर आपको चाहिए तो मैं उसे ले सकता हूँ, क्योंकि नायरा के पास ऐसे बहुत कपड़े हैं। उसे देने का मतलब है कि वह एक बार पहनेगी और फेंक देगी। इससे बेहतर यही है कि आप ले लो। इवान की बात सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, यही बहुत है। वैसे अब मुझे घर जाना है, तो क्या हम घर चल सकते हैं? परिणीति की बात सुनकर इवान ने हामी में सर हिलाया और फिर उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर वहां से चला गया। रात का वक्त, डिनर करने के बाद परिणीति जब अपने कमरे में जा रही थी, तब उसने देखा अभिमन्यु बाहर बने स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है। साथ ही वह अपना फोन भी चल रहा था। ये देखते ही परिणीति कुछ देर तक वहीं रह गई। तभी उसने देखा अभिमन्यु अपने टॉवल को लेने की कोशिश कर रहा था, जो उससे दूरी पर था। कुछ देर तक ऐसे देखते रहने के बाद परिणीति से जब रहा नहीं गया, तब वह खुद स्विमिंग पूल के पास जाकर अभिमन्यु का टॉवल लेकर उसे देखने लगी। पहले तो अभिमन्यु को लगा जैसे कोई नौकर आया है, लेकिन जैसे ही उसने टॉवल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नज़र परिणीति पर चली गई। परिणीति को देखते ही अभिमन्यु की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वही परिणीति के हाथ पैर कांप रहे थे। अभिमन्यु ने कुछ देर तक उसे गुस्से में देखा और फिर गुस्से में ही उसके हाथों से टॉवल लेकर बाहर निकलने लगा। पर अचानक से टॉवल खींचने की वजह से परिणीति का पाँव फिसल गया और वो तुरंत स्विमिंग पूल में गिर गई। पहले तो अभिमन्यु को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही पानी के छींटे उसके शरीर पर गिरे, तब उसने पीछे मुड़कर परिणीति को देखा। परिणीति को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता है। वही परिणीति स्विमिंग पूल में गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे सच में स्विमिंग करना नहीं आता था। वह खुद को बाहर निकलते हुए घबराते हुए कहती है, प्लीज मुझे बाहर निकालिए, मुझे तैरना नहीं आता है। मुझे ठंडे पानी से भी प्रॉब्लम है। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मुझे सच में तैरना नहीं आता। प्लीज मुझे बाहर निकालिए। परिणीति को इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए देखकर अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वो यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना। जब स्विमिंग पूल से इतना ही डर लगता है तो यहाँ आने के लिए तुम्हें किसने कहा था? अभी यहाँ डूब रही हो तो मर ही जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करूँगा? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। अभिमन्यु की बात सुनकर परिणीति को ऐसा लगा था जैसे आज वह सच में मरने वाली है। आज उसका आखिरी दिन है। अभिमन्यु ने परिणीति को इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। पर उसने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसने पीछे मुड़कर परिणीति को देखा, जो अब चिल्लाना बंद कर चुकी थी और उसके हाथ पैर भी शांत हो चुके थे। वह तुरंत स्विमिंग पूल की तरह भागा और तुरंत स्विमिंग पूल के नीचे आ गया। उसने परिणीति को देखा जो बेहोश हो चुकी थी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और स्विमिंग पूल के ऊपर वाले किनारे पर उसे लिटाकर खुद भी ऊपर आ गया। उसने देखा परिणीति की आंखें अभी भी बंद है। वह गुस्से में तिलमिलाते हुए कहता है, क्या मुसीबत है? ये लड़कियों का भी हमेशा का यही प्रॉब्लम रहता है। ये देखकर वह बिना परिणीति को टच किए मुंह बनाकर कहता है, ओह मिस साइलेंट, ज्यादा ड्रामा मत करो।
चुपचाप उठो और यहाँ से जाओ। तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिन वैसे भी खराब जाता है, अब रात भी खराब जाएगी। अभिमन्यु के इतना कहने पर भी परिणीति ने एक उफ तक नहीं की। जब अभिमन्यु ने ये देखा तो वह नीचे बैठकर उसके गालों पर हाथ रखकर दोबारा कहता है, मिस साइलेंट, क्या मैं अपने पास माइक लेकर आऊं? तभी तुम उठोई, क्या तुमसे उठा नहीं जाता है? अभिमन्यु ने दोबारा कहा, लेकिन परिणीति पर कोई असर नहीं हुआ। वह तुरंत समझ गया जरूर परिणीति के पेट के अंदर पानी चला गया है। उसने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ाया और परिणीति के पेट से पानी निकालने के लिए उसकी मदद करने लगा। काफी कोशिश करने के बाद जब परिणीति के मुंह से पानी निकला, तब जाकर अभिमन्यु उससे दूर होकर गुस्से में कहता है, देखो मिस साइलेंट, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार मेरे पास आने की कोशिश करोगी ना, तो मैं मरता हुआ तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी को तुम्हारे पास मदद करने के लिए भी नहीं भेजूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु गुस्से में वहां से चला गया। अभिमन्यु के जाते ही परिणीति जोर जोर से खांसने लगी। वह अभी भी ऐसा फील कर रही थी जैसे सारा पानी उसके पेट के अंदर है। परिणीति ने एक नजर अभिमन्यु को देखा और फिर पीछे मुड़कर स्विमिंग पूल को। न जाने क्यों अब उसे स्विमिंग पूल को देखकर भी डर लग रहा था। वह तुरंत वहां से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी इवान, जो पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जा रहा था, उसने परिणीति को देख लिया। परिणीति को इस तरह से भीगा हुआ देखकर इवान हैरानी से कहता है, आपको क्या हुआ है? आपके कपड़े इतने भीगे हुए क्यों हैं? क्या बाहर बारिश हो रही है? इवान की बात सुनकर परिणीति, जो बार बार चीख मार रही थी, वह कुछ बोलने की कोशिश कर भी रही थी लेकिन सर्दी लग जाने की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था। इवान समझ गया था परिणीति को ठंड लग गई है, तभी वह परिणीति के पास आया। उस बीच में परिणीति ने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर इवान से कहा, नहीं, वह बारिश नहीं हो रही है। मैं गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई थी, बस इसलिए शायद मुझे सर्दी हो गई है। गर्म पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। परिणीति की बात सुनकर इवान उसे देखते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, पहले आप कपड़े बदल लीजिए, मैं दवाएं लेकर आता हूँ। इतना कहकर इवान वहां से चला गया। इवान के जाते ही परिणीति भी अपने कमरे में चली गई। हालांकि उसका अभी तक कोई कमरा नहीं था। अभिमन्यु उसे अपने कमरे में आने नहीं दे रहा था, इसलिए उसे मजबूरन नायरा के कमरे में रहना पड़ रहा था। नायरा अपने कमरे में बेड पर बैठकर लैपटॉप चला रही थी। उसने पहले तो परिणीति को एक नज़र देखा, पर जैसे ही उसने परिणीति की हालत देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह तुरंत बेड से नीचे उतर के परिणीति के पास जाकर परेशान भरी आवाज में कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भीग कैसे गई? अभी अभी तो तुम किचन में थी ना। नायरा की बात सुनकर परिणीति उसे देखते हुए कहती है, हाँ, वह मैं गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई थी। मैं पहले कपड़े बदल कर आती हूँ। ये कहकर परिणीति ने अपने साफ सुथरे कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चली गई। परिणीति के जाते ही नायरा हैरानी से मन ही मन कहती है, अगर यह स्विमिंग पूल में गिर गई थी तो उसे बाहर किसने निकाला? जहां तक मैं जानती हूँ परिणीति को स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है और समीक्षा ने भी बताया था, अगर एक बार यह पानी में गिर जाती है तो खुद कभी नहीं निकलती है। वह ये सब सोच रही थी कि तभी इवान परिणीति के लिए दवाई लेकर आया। इवान को देखते ही नायरा हैरानी से कहती है, तो आपने उसे बचाया था? वही तो मैं सोचूं, परिणीति पानी में गिर गई तो उसे बचाया किसने? नायरा की बात सुनकर इवान कंफ्यूज होकर कहता है, तुम क्या बातें कह रही हो? मैंने भाभी को नहीं बचाया है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि भाभी इतनी भीग कैसे गई। उन्हें शायद सर्दी लग गई थी, इसलिए मैं दवाई लेने गया था। भाभी है कहाँ? मैं उन्हें दवाई दे देता हूँ। इवान की बात सुनकर नायरा हैरानी से कहती है, अगर आपने नहीं बचाया तो किसने बचाया? क्योंकि समीक्षा ने मुझे एक बार बताया था कि कई बार जब परिणीति नदी में या फिर स्विमिंग पूल में डूब जाया करती थी तो उसे बचाने के लिए किसी को सामने आना पड़ता था।
क्योंकि एक बार डूबने के बाद वह खुद बाहर कभी नहीं निकलती है। नायरा की बात सुनकर इवान नायरा को देख रहा था, तो वही नायरा इवान को। तभी परिणीति कपड़े बदलकर वापस कमरे में आ चुकी थी। परिणीति को देखते ही नायरा उसके पास आकर कहती है, तुम्हें किसने बचाया? क्या तुम सच में स्विमिंग पूल में गिर गई थी? नायरा की बातों को सुनकर परिणीति ने पहले तो उन दोनों को देखा, फिर उन दोनों को ही सारी बातें बताने लगी जो स्विमिंग पूल के पास हुआ था। परिणीति की बात सुनते ही नायरा हंसते हुए कहती है, मिस साइलेंट, ये कैसा नाम है? क्या भाई को तुम्हारा नाम नहीं पता? मेरा मतलब भाई को तो तुम्हारा नाम पता है, तो फिर वह तुम्हें परिणीति ना कहकर मिस साइलेंट क्यों कहते हैं, और उन्होंने तुम्हारी जान बचाई कैसे, जबकि वह तुम्हें देखना भी नहीं चाहते हैं? परिणीति नायरा की बातों को सुनकर चुपचाप उसे देख रही थी। हालांकि उसने ये तो बताया था कैसे स्विमिंग पूल में वह नीचे गई थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया अभिमन्यु ने उससे क्या क्या कहा था। परिणीति को चुप देखकर इवान उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है भाभी कितना कम बोलती है? शायद इसी वजह से भाई ने मिस साइलेंट नाम रखा होगा, और वैसे भी कम से कम भाई इन्हें कुछ नाम से तो बुलाते हैं, वरना मुझे तो लग रहा था कहीं भाई इन्हें बिना नाम के ना बुलाए। खैर, रात काफी हो गई है, मैं ये दवाई देकर जा रहा हूँ। आप इसे खाकर सोइएगा ताकि सुबह तक सर्दी गायब हो जाए। इतना कहकर इवान दवाई बेड पर रखकर वहां से चला गया। इवान के जाते ही परिणीति नायरा से कहती है, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं कुछ दिन तक तुम्हारे कमरे में रह सकती हूँ? परिणीति की बात सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम इस समय भाई के कमरे में नहीं जाना चाहती हो, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम जब तक चाहे मेरे कमरे में रह सकती हो, लेकिन सबसे पहले तुम ये दवाई खा लो, वरना सुबह में अगर माँ ने देख लिया ना तो वह तुम पर बहुत नाराज हो जाएगी। नायरा की बात सुनकर परिणीति ने दवाई ली, तो नायरा पानी का गिलास उसे देकर वापस बेड पर बैठ गई। दवाई खाने के बाद परिणीति खुद भी नायरा के पास बैठकर उसके काम करने के तरीके को देख रही थी। वह दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए एक दूसरे की मदद भी कर रही थी। एपिसोड 17 तकलीफ। अगले दिन सुबह का समय। परिणीति जब तैयार होकर पूजा रूम में आई, तो उसने देखा नायरा वहां पर परेशान बैठी हुई है। नायरा को इस तरह से देखकर परिणीति कंफ्यूज होकर कहती है, क्या हुआ नायरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परिणीति की आवाज सुनकर नायरा तुरंत उसे देखने लगी। नायरा की आंखों में आंसू थे। ये देखकर परिणीति हैरानी से कहती है, तुम रो रही हो? अरे तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परिणीति की बात सुनकर नायरा रोते हुए कहती है, प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें होने वाली है। अभी अभी समीक्षा का कॉल आया था, उसने कहा है कि ना जाने किसी ने तुम्हारी मॉम से कह दिया है कि तुम प्रॉब्लम में हो और वह यहाँ आने की जिद कर रही है। कैसे भी करके समीक्षा ने उसे संभाला है, लेकिन वह बार बार कह रही है कि उन्हें तुमसे मिलना है। यहाँ तक कि समीक्षा ने तो मुझे ये भी बताया कि तुम्हारी मॉम ने पड़ोसी जो है राहुल अंकल, उनसे बात भी कर ली है। उन्होंने टिकट बुक करवाने को भी कह दिया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वह यहाँ न जाए। देखो परिणीति, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा है, पर पता नहीं क्यों वह यहाँ आना चाहती हैं। नायरा की बात सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, क्या कहा तुमने? माँ यहाँ आने की बात कर रही है, लेकिन उन्हें किसने बताया कि मैं मुसीबत में हूँ? मतलब ये कौन कर सकता है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना। देखो, तुम कुछ करने की कोशिश करो। माँ को यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर वह यहाँ आ गई ना तो वह बहुत परेशान हो जाएगी और मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें इन्फॉर्म किसने किया, जबकि मेरी बात माँ से हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और किसी चीज की परेशानी भी नहीं है, तो फिर यह सब हो कैसे रहा है? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु पर चली गई,
जो चुपचाप टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। अभिमन्यु को देखते ही परिणीति को समझ आ गया कि यह सब किसी और ने नहीं बल्कि अभिमन्यु ने ही किया होगा, क्योंकि इस समय अगर कोई उसे पसंद नहीं करता है तो वह है अभिमन्यु। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी प्रेरणा मल्होत्रा पूजा रूम में आई। जब उन्होंने उन दोनों को परेशानी में देखा तब वह हैरानी से कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन तुम दोनों यहाँ पर इतना परेशान क्यों बैठी हो? मंदिर में रहकर कोई इतना परेशान होता है क्या? पूजा का समय हो गया है, जल्दी से पूजा शुरू करो, वरना मम्मी जी आ जाएगी तो वह बहुत डांटेगी। प्रेरणा मल्होत्रा को सामने देखकर नायरा जल्दी से खुद के आंसुओं को साफ करके परिणीति को इशारा करती है, जिसे देखकर परिणीति घबराते हुए पूजा करने लगी। हालांकि आज उसका पूजा में ध्यान नहीं लग रहा था, पर फिर भी वह पूरे कोशिश के साथ पूजा पर ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करने लगी। कुछ देर में पूजा खत्म करने के बाद और सभी को प्रसाद देने के बाद परिणीति जैसे ही किचन में पहुंची, तभी उसने अपने फोन पर समीक्षा के मैसेज को देखा। मैसेज को पढ़ते ही अचानक परिणीति के दिमाग में कुछ आया और वह तुरंत फोन लेकर अपने कमरे में चली गई, जहां पर पहले से ही नायरा बैठी हुई थी। नायरा ने परिणीति को देखा तो परिणीति उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर नायरा मुस्कुरा दी। तभी परिणीति खुद के मंगलसूत्र सिंदूर को छुपाकर अपना फोन टेबल पर रखकर अपनी मां को वीडियो कॉल करने लगी। कुछ समय में परिणीति की मां ने वीडियो कॉल उठाया तो वहां पर समीक्षा ने पहले अपना चेहरा दिखाया। समीक्षा परिणीति को शांत रहने को कहती है और फिर अपना फोन अपनी मां को दे देती है। समीक्षा की मां ने जैसे ही परिणीति को देखा, उन्हें कहीं ना कहीं शांति मिली। जब से उन्हें पता चला था परिणीति प्रॉब्लम में है, तब से उन्हें अंदर से इतना डर लग गया था कि वह बस अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती थी। अपनी मां को देखकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ मां, आप इतनी परेशान क्यों हो? समीक्षा ने मुझे बताया था कि आप मुझे लेकर डर रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। शायद किसी ने झूठ मूठ का आपको डराने की कोशिश की होगी। परिणीति की बात सुनकर उसकी मां शांत होकर कहती है, चलो कम से कम तुम्हें देखने का मौका मिला। मैं इतना डर गई थी कि मुझे बस तुम्हें देखना था। तुम्हें पता है मैंने तो राहुल अंकल से कह भी दिया था टिकट करवाने के लिए। सच में मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? देखो झूठ मत बोलना, तुम्हें पता है ना मुझे झूठ बोलने वाले इंसान नहीं पसंद। अपनी माँ की बात सुनकर परिणीति का चेहरा नीचे हो गया। वह सच में अपनी माँ से झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उसे इस तरह से बांध रखा था कि उसे अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ रहा था। नायरा ने जब देखा कि कैसे परिणीति चुप हो गई है, तब वह माहौल को संभालते हुए तुरंत परिणीति के पास आकर उसकी माँ से कहती है, आंटी परिणीति बिल्कुल ठीक है और जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे कुछ नहीं होगा। नायरा की बात सुनते ही परिणीति के माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह जानती थी परिणीति के पास जब तक नायरा है, नायरा उसे बहुत संभाल कर रखेगी। कोई उसके साथ कुछ नहीं करेगा। ये सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुमने भी मुझसे बात कर ली, वरना समीक्षा कोई ना कोई बहाना बनाकर परिणीति से और तुमसे बात करने को मना कर देती है। पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ है। अपनी माँ की बात सुनकर परिणीति मुस्कुराने लगी, लेकिन इससे पहले ही वह कुछ कहती, तभी नायरा के कमरे का दरवाजा खुला और इवान दवाएं लेकर परिणीति के पास आ गया। इवान को बिल्कुल भी पता नहीं था परिणीति वीडियो कॉल पर है। वह बिना फोन को देखे परिणीति से कहता है, ये लीजिए, आपने कहा था कि आपकी सर्दी ठीक नहीं हुई है, तो मैं दूसरी दवाई लाया हूँ। शायद इससे आप बहुत अच्छा फील करेगी। अगर इससे भी ठीक नहीं होगा तो मैं आपका एक बार चेकअप कर लूंगा। और हाँ, इसमें मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले से ज्यादा बेटर फील करेंगे आप भाग। उसने इतना ही कहा था कि तभी नायरा ने उसे इशारा किया, जिसे देखकर इवान तुरंत चुप हो गया। वही परिणीति की माँ ने इवान की सारी बातें सुन ली थी, हालांकि इवान भाभी कहते कहते रुक चुका था।
लेकिन दवाई देखकर परिणीति की माँ परेशान होकर कहती है, ये कौन सी दवाई है और ये लड़का कौन है? ये दवाई तुम्हें सर्दी हुई है। अपनी माँ की बात सुनकर परिणीति उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ वह मुझे हल्की सी सर्दी हो गई थी। यहाँ का मौसम बदलता रहता है ना, इसलिए वह बस मेरी मदद करने आए हैं। ये नायरा के भाई है और यह डॉक्टर हैं, इसलिए यह मुझे दवाई देने के लिए आए हैं। परिणीति की बात सुनकर उसकी माँ इवान को देखने लगी, तो इवान मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो आंटी, मेरा नाम इवान मल्होत्रा है और मैं डॉक्टर हूँ। मैं तो इन्हें दवाई देने के लिए आया था। आप लोग बात कीजिए, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर इवान दवाई वहीं रखकर तुरंत वहां से चला गया। इवान को जाते हुए देखकर नायरा और परिणीति ने गहरी सांस ली। तभी समीक्षा अपनी माँ से फोन लेते हुए कहती है, माँ अब तो आपको शांति मिली ना? आपने परिणीति से भी बात कर ली है, अब मुझे बात करने दीजिए। वैसे भी मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है। एपिसोड 18 अभिमन्यु धोखा देने वाले नहीं पसंद। अपनी माँ से बात करने के बाद परिणीति ने समीक्षा से बात की और फिर कुछ समय में फोन रख दिया। फोन कट होने के बाद नायरा परिणीति से कहती है, मुझे माफ करो, मेरी वजह से तुम्हें भी इतना झूठ बोलना पड़ रहा है। पर मैं वादा करती हूँ बहुत जल्द मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। नायरा की बात सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। चलो मैं अब किचन में जा रही हूँ, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ये कहकर परिणीति वहां से चली गई। परिणीति के जाते ही नायरा गहरी सांस लेकर कहती है, ना जाने एक झूठ बोलने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मैं अपनी माँ से भी झूठ कह रही हूँ, परिणीति से भी झूठ कह रही हूँ। अगर परिणीति को पता चला कि जिस स्कॉलरशिप को देखकर वह मुंबई आए हैं, वह स्कॉलरशिप मैंने जानबूझकर भिजवाई थी, तो वह मुझसे नाराज हो जाएगी। उसे तो पता भी नहीं है जिस स्कॉलरशिप को वह असली मान रही है वह तो नकली है। कहीं ऐसा ना हो कि सच जानने के बाद परिणीति घर छोड़कर चली जाए। नहीं, उससे पहले मुझे समीक्षा से बात करके आइडिया लेना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ परिणीति यहाँ से जाए। ये कहकर नायरा अपना फोन लेकर समीक्षा को मैसेज करने लगी। समीक्षा ने उसे रिप्लाई दिया और फिर वह अपना फोन रखकर बेड से नीचे उतरकर बाहर चली गई। इधर अभिमन्यु साकेत के साथ ऑफिस जा रहा था। तभी अभिमन्यु के फोन पर किसी का मैसेज आया, जिसे देखकर उसने साकेत से कहा, गाड़ी को यू टर्न को और वही चलो जहां मैं कह रहा हूं। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत ने पहले तो उसके एक्सप्रेशन को देखे जो भयानक नजर आ रहे थे। वह समझ गया जरूर कोई बात है, इसलिए उसने ड्राइवर को यू टर्न लेने को कहा और अभिमन्यु को देखने लगा। तभी अभिमन्यु ने बिना साकेत को देखे हुए कहा, अब वह समय आ गया है, आखिर उनसे मुलाकात करने का टाइम आया है। उसे लग रहा है वह मुझे खरीदेगा। आज मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। अभिमन्यु मल्होत्रा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, ये बात आज उसे पता चलेगी। अभिमन्यु की बात सुनकर उसका असिस्टेंट साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम आज अपने असली रूप में आने वाले हो, पर ऐसा ना हो कि किसी को ये बात पता चल जाए। थोड़ा संभल कर रहना होगा, वरना तुम जानते ही हो खबर कब आग की तरह बाहर फैल जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु ने एक टेढ़ी नजर से उसे देखा और फिर अपना फोन चलाने लगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक होटल के सामने रुकी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था यूनिक ब्रांच होटल। होटल को देखते ही साकेत और अभिमन्यु दोनों ही होटल के अंदर गए। तभी होटल का ओनर अभिमन्यु के सामने आ गया। ओनर को पहले से पता था अभिमन्यु मल्होत्रा उसके होटल आ रहा है, जिस वजह से वह 2 घंटे पहले ही होटल में जाकर उसी का इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु से मिलते ही होटल का ओनर मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली आप यहाँ आ गए। आप जिससे मुलाकात करने वाले हैं वह रूम नंबर 198 में मौजूद है और मैंने उन्हें जब तक आप आ नहीं जाते हैं तब तक इंतजार करने के लिए कह दिया है। ऑनर की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसे देखा और फिर रूम नंबर 198 की तरफ जाने लगा। साकेत भी अभिमन्यु के पीछे था, लेकिन वह अपने बैग में रखे हुए लैपटॉप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था।
जब तक अभिमन्यु 198 वाले रूम में पहुंचा, तब तक साकेत भी लैपटॉप को हाथ में ले चुका था। रूम के पास पहले से अभिमन्यु के बॉडीगार्ड मौजूद थे। बॉडीगार्ड ने रूम का दरवाजा खोला। अभिमन्यु तुरंत रूम के अंदर चला गया। उसने देखा वहां पर सोफे पर पहले से ही 3 लोग मौजूद हैं। उन दोनों को देखते ही अभिमन्यु अपनी सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अभिमन्यु अभी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राजा की तरह सिंहासन पर बैठा हो। वहां बैठे उन तीनों में से एक आदमी जिसके सामने लगे छोटे से बोर्ड पर चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ था, वह अभिमन्यु को देखते हुए कहते हैं, आपने यहाँ आने में देरी कैसे कर दी? आपने तो कहा था आप समय के पक्के हैं और समय पर ही आते हैं। चीफ मिनिस्टर की बात सुनकर अभिमन्यु ने दूसरे आदमी को देखा, जो अपना सवाल करने लगा। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें इस तरह से लेट नहीं करवा सकते हैं। अगर आप लेट होने वाले थे तो हमें पहले बता देते। यूं 2 घंटे तक हमें यहाँ बिठाने का क्या मतलब था? आपके पास समय हो सकता है लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर के पास नहीं रहता है। उन्हें और भी काम होते हैं। दूसरे आदमी की बात सुनकर अभिमन्यु ने साकेत को देखा, तो साकेत मुस्कुराते हुए चीफ मिनिस्टर से कहता है, मिस्टर रघुनाथ प्रसाद, आपको अगर ऑर्डर मिला हो तो 2 घंटे तो क्या आपको 5 घंटे भी इंतजार करना होगा, क्योंकि आप अभिमन्यु मल्होत्रा के सामने हैं और अभिमन्यु ने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझिए। शुक्र मनाएं कि अभिमन्यु मल्होत्रा ने आपको केवल 2 घंटे इंतजार करने को कहा है, वरना कई लोग तो उन्हें देखने के लिए तरस जाते हैं, पर आपको तो बस 2 घंटे में ही उनको देखने का मौका मिल गया। साकेत की बात सुनकर चीफ मिनिस्टर अपनी आंखें छोटी करके कहते हैं, तो अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैं यहाँ पर मल्होत्रा से बात करने आया हूँ, तुमसे नहीं, तो उन्हें कहो मुझसे बात करने के लिए। वैसे भी मेरे पास फालतू समय नहीं है जो मैं तुम जैसे लोगों से बात करूं। चीफ मिनिस्टर की बात सुनकर साकेत ने अभिमन्यु को देखा तो अभिमन्यु अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तो आपने क्या कहा? आप मेरे असिस्टेंट से बात करने की सोच नहीं रखते हैं। आपको क्या लगता है मैं आप जैसे चीफ मिनिस्टर से मिलने की सोच रखता हूँ? मुझे तो आप जैसे चीफ मिनिस्टर को अपने पैरों के जूते के बराबर रखना आता है। एक बात कान खोल कर सुन लो रघुनाथ प्रसाद, अगर मेरे साथ कोई धोखाधड़ी करोगे तो हमेशा के लिए जान गंवा दोगे। वैसे भी तुम जिस शहर में चीफ मिनिस्टर बन के घूम रहे हो ना, वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर बनने के लायक है। तुम्हें तो चीफ मिनिस्टर के नौकर भी बनाने का लायक नहीं रखा जाएगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जो पार्टी है वह मेरे कंपनी के साथ धोखा कर रही है और तुम उसके इस धोखाधड़ी में साथ दे रहे हो, और सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा ही है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर कोई गेम खेलने आया हूँ? ये जो फाइल तुम सामने देख रहे हो ना, इसे उठाओ और पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है, और अगर 5 मिनट के अंदर इसका जवाब तुमने नहीं दिया तो फिर। ये कहते कहते अभिमन्यु ने अपने पॉकेट से बंदूक निकाली और उसे टेबल पर रखकर गोल गोल घुमाने लगा। एपिसोड 19 खून। अभिमन्यु के पास बंदूक देखकर चीफ मिनिस्टर घबरा चुके थे। वही चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठा दूसरा आदमी डरते हुए कहता है, यह आप क्या कर रहे हैं? माना कि गलती हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें डराने की कोशिश करेंगे। दूसरे आदमी की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं है हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर जी, तो मैं आपको अपनी नजरों के सामने दिखाता हूँ। ये कहकर अभिमन्यु अपनी जगह से उठा और वह बंदूक लेकर उन दोनों के पास जो तीसरा आदमी बैठा हुआ था, उस पर अभिमन्यु ने बंदूक चला दी। बंदूक से निकली गोली जैसे ही तीसरे आदमी के सीने पर लगी, वह तीसरा आदमी अपनी आंखें खोले हुए ही अपना दम तोड़ चुका था। अभिमन्यु की हरकत को देखकर असिस्टेंट एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन बदल लिए। वही चीफ मिनिस्टर और उनके दूसरे साथी यह सब देखकर इतना डर गए थे कि उन लोगों के पसीने छूटने लगे। उन दोनों को इतना डरते हुए देखकर अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं डराने की कोशिश नहीं करता हूँ।
बल्कि मैं डायरेक्ट हमला करता हूँ। आपके पास केवल 10 मिनट का समय है। सोचिए और इस पर साइन कीजिए, वरना इन 10 मिनट में यहाँ पर मेरे बंदूक से 2 गोली और निकलेगी। अभिमन्यु की बातों को सुनकर चीफ मिनिस्टर अपने दूसरे आदमी से कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी इस पर साइन करो। मुझे मरना नहीं है। अगर मेरी जान बच जाएगी तो मैं आगे और भी पैसे कमा लूंगा। मुझे अपने कमाए हुए सारे पैसे दे देने दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। चीफ मिनिस्टर की बात सुनकर उसका साथी हैरानी से कहता है, लेकिन सर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? वह सारे पैसे आपने इतनी मेहनत से जोड़कर रखे थे और आपके पास जितने भी पैसे हैं, वो कम से कम 500 करोड़ से ज्यादा होंगे। अगर आप इस पर साइन कर देंगे, तो आपके सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी आने वाला है। जरूरी नहीं कि इस बार आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि हम पुलिस के पास जाकर इसकी कंप्लेंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर के सामने आखिर किसकी चलती है? दूसरे साथी की बात सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, लगता है तुम्हारे दूसरे साथी को मरने का बहुत शौक है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। एक काम क्यों नहीं करता है? चीफ मिनिस्टर उसे ही बना दे, क्योंकि तुमसे अच्छा भाषण तो वह दे रहा है। तो अब मैं पुलिस को भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ। ये कहकर अभिमन्यु ने साकेत को देखा, तो वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद साकेत वापस कमरे में आया, लेकिन वह अकेला था। ये देखकर अभिमन्यु ने चीफ मिनिस्टर को देखा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कमरे के अंदर एसीपी और उसके साथ कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। एसीपी ने अंदर आते ही चीफ मिनिस्टर को देखा, लेकिन उन्हें इग्नोर करके उसने तुरंत अभिमन्यु मल्होत्रा को देखकर सलाम किया। अभिमन्यु ने ये देखा तो वह वापस अपने ही अंदाज में बैठकर चीफ मिनिस्टर से कहता है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? पुलिस के पास जाकर मेरी कंप्लेंट करोगे? लो मैंने खुद पुलिस को बुलाया है, जरा कंप्लेंट करना। एक बात याद रखना, कंप्लेंट तो कर दोगे, लेकिन तुमने जो घोटाले से 500 करोड़ अपने घर में छुपा कर रखे हैं ना, वह मेरे साथ साथ इन पुलिस वालों की नजरों में भी आ जाएंगे। पैसे तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन तुम्हें जेल से कौन निकालेगा? किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वह अभिमन्यु मल्होत्रा के सामने आकर उससे लड़ने की कोशिश करें। अभिमन्यु की बात सुनकर चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा डर चुके थे। वह समझ चुके थे कि वह जिनके सामने मौजूद है, वह कोई आम इंसान नहीं है, बहुत खतरनाक इंसान है। ऐसे में उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया और अपने साथी को भी उसे पर साइन करने को कहने लगा। लेकिन उसका साथी उस पर साइन करना ही नहीं चाहता था, जिसे देखकर एसीपी तुरंत दूसरे साथी के सामने आकर रुक गया। वह आदमी इतना डर गया था कि मजबूरी में ही सही, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन हुए, एसीपी और इंस्पेक्टर बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उन दोनों के जाते ही अभिमन्यु ने अपनी बंदूक उठाए और चीफ मिनिस्टर के दूसरे साथी के सीने पर बंदूक चला दी। उस आदमी के सीने में गोली लगते ही वह आदमी तुरंत वही मर गया। जब चीफ मिनिस्टर ने ये देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे अब उसकी ही बारी आने वाली है। अभिमन्यु अपनी बंदूक को वापस साकेत को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें तो तब मारूंगा जब तुम मेरे खिलाफ जाकर कुछ भी करने की कोशिश करोगे। ये जो तुम्हारा चमचा तुम्हारे पास बैठा हुआ था ना, वह भले ही तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी तरफदारी करता होगा, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ये क्या करता है, ये तुम्हें भी नहीं पता है। घर जाकर एक बार अपनी बीवी से पूछना, फिर पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद अभिमन्यु साकेत को लेकर वहां से चला गया। इधर मल्होत्रा मैंशन में परिणीति सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बना रही थी। वही मनोज मल्होत्रा भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। वह वहां बैठकर चाय पी रहे थे। तभी परिणीति पकोड़े लेकर उनके पास आ गई। मनोज मल्होत्रा ने पकोड़े देखे तो उन्होंने पकोड़े लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर तभी इवान जो हॉस्पिटल से वापस आ रहा था वह उन्हें रोकते हुए कहता है, क्या आप भूल गए हैं? आपको मसाले वाले कुछ भी नहीं खाना है।
इवान को सामने देखकर मनोज मल्होत्रा अपनी आंखें छोटी करके कहते हैं, हाँ तो क्या हो गया? मैं बस 2 ही पकोड़े ले रहा था। पूरा थोड़ी खाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं अभी एक तौर पर तुम्हारा पेशेंट हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे खाने से रोकोगे। वैसे भी बाप मैं हूँ, तुम नहीं। मुझे जो करना है, मैं वो करूंगा। मनोज मल्होत्रा की बात सुनकर इवान उन्हें देखकर मुस्कुराया, तो तभी पूजा मल्होत्रा अपने बेटे के कान को मरोड़ते हुए कहती है, हो गया तुम्हारा। तुम भले उसके बाप हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ और इवान जो कह रहा है उस पर ध्यान दो। तुम्हें बार बार अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और ऐसे ही तुम इतने पकौड़े नहीं खा सकते हो। तेल में तला हुआ खाना तुम्हारे लिए मना है और तुम हो कि उसे ही देख रहे हो। परिणीति ने ये सारे पकौड़े मेरे लिए बनाए हैं, तो मैं खाऊंगी। तुम चुपचाप इसे बैठकर देखो। ये कहकर पूजा मल्होत्रा पकोड़े की प्लेट लेने लगी। तभी मनोज मल्होत्रा ने जल्दी से उनके प्लेट से 3-4 पकोड़े अपने हाथ में रख लिए। उन लोगों को इतना मस्ती करते हुए देखकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए पापा, आप ये पकौड़ी खा सकते हैं। वैसे भी इसमें मैंने ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। यह मैंने नायरा के कहने पर फ्राई किया है, जो मशीन के द्वारा किया जाता है। हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन नारायण ने मुझे सिखा दिया और ये पकौड़े के अंदर जितने भी मसाले हैं वह मैंने कम मात्रा में डाले हैं जो आप खा सकते हैं। नायर ने मुझे आपके बारे में बताया है। आपको सुबह जूस चाहिए होता है। आप तेल में तला खाना नहीं खाते हैं। आपको मीठा खाने से भी मना किया गया है। लेकिन आप फिक्र मत करो, ये सब आपको खाने को मिलेगा, लेकिन मैं बना दूंगी और मुझे पता है ये सब कैसे कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि मेरी माँ भी इसी तरह की पेशेंट है। उन्हें भी डॉक्टर मीठा खाने से मना करते हैं। परिणीति की बात सुनकर मनोज मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो? तुम ऐसा कर सकती हो? यानी अब मैं भी आराम से ये सब खा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वरना तुम्हें पता है मुझे किस तरह से बार बार डाइट फ्रूट खिलाए जाते थे। किस तरह बार बार मुझे जूस पिलाया जाता था। अब मैं भी आराम से तुम लोगों की तरह खाना खा सकता हूँ। मनोज मल्होत्रा की बात सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा जो एक प्लेट भर भर के पकोड़े खा रही थी, वह हंसते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी भाई जी, परिणीति के हाथ में जादू तो है। वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। पता नहीं आखिरी बार मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े कब खाए थे। प्रेरणा मल्होत्रा की बात सुनकर पूजा मल्होत्रा भी पकोड़े खाते हुए कहती है, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रेरणा, पहली बार तुमने कोई अच्छी बात कही है। पकोड़े सच में बहुत अच्छे हैं, ज्यादा तेल भी नहीं है इसमें। उन लोगों की तारीफ सुनकर परिणीति बहुत ज्यादा खुश थी। फाइनली घर में सभी लोग उसके साथ खुशी खुशी रह रहे थे। कोई भी उससे कोई शिकायत नहीं कर रहा था। तभी आकृति मल्होत्रा अपने हाथ में बैग लिए परिणीति के पास आकर कहती है, बेटा ये बैग रखो, इसमें कुछ कपड़े हैं जो आपको कल पहनने हैं। आकृति मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी प्रेरणा मल्होत्रा कंफ्यूज होकर कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी भाभी जी, लेकिन आप कपड़े क्यों दे रही है? परिणीति ने तो कल ही शॉपिंग की है ना, तो उसके पास पहले से ढेर सारे कपड़े हैं। प्रेरणा की बात सुनकर आकृति मल्होत्रा मुस्कुराकर कहती है, वह क्या है ना, कल मैंने घर में रिसेप्शन रखा है। अभिमन्यु और परिणीति की शादी के बाद इन दोनों की मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई है और ऐसे में हमारे घर बहू आई है। ये बात अब पूरी दुनिया को पता चल गई है। ऊपर से मेरे दोस्तों ने तो ये भी कह दिया है कि शादी हो गई है, लेकिन तुमने रिसेप्शन का फंक्शन नहीं रखा है। कई लोगों को तो ये भी लग रहा है जैसे जरूर इसमें भी कोई धोखाधड़ी चल रही है। बस मैं उन लोगों का मुंह बंद करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने रिसेप्शन रखा है। आकृति की बात सुनकर मनोज मल्होत्रा हैरानी से कहते हैं, लेकिन क्या तुमने इसके लिए अभिमन्यु से पूछा? अभिमन्यु ने मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे? वह तो वैसे भी यह सब करने से पीछे हो जाता है। मनोज मल्होत्रा की बात सुनकर इवान उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, आप भाई की फिक्र मत करो।
भाई को मैं मना लूंगा। आप लोग तैयारी करो। वैसे भी मैंने इन दोनों की शादी नहीं देखी थी। कम से कम रिसेप्शन में तो रह ही सकता हूँ। इवान की बात सुनकर आकृति मल्होत्रा मुस्कुराते हुए परिणीति से कहती है, ये लो बेटा, इसमें ना कम से कम 3-4 साड़ियां होगी। तुम्हें जो पसंद आएगी तुम उसे ही पहनना। मुझे समझ नहीं आया तुम्हें क्या दूं। तो मैंने 3-4 खरीद ली है और ऐसा नहीं है कि एक पसंद करके तुम वापस कर देना। तुम सब रखना, लेकिन कल कोई ऐसी पहनना जो तुम्हें बहुत अच्छा लगे। आकृति मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति उनके हाथों से बैग लेकर वहां से किचन में चली गई। अपने हाथों को साफ करने के बाद वह नायरा के कमरे में गई जहां नायरा दोपहर की नींद ले रही थी। नायरा को इस कदर सोते हुए देखकर परिणीति बिना उसे डिस्टर्ब किए वापस वह बैग लेकर कमरे से बाहर निकली और अभिमन्यु के कमरे में चली गई। इधर कुछ देर बाद अभिमन्यु जैसे ही साकेत के साथ घर लौटा तो उसने देखा सभी परिवार वाले वहां बैठे हुए हैं, जिसमें नायरा भी बैठकर कॉफी पी रही थी। उन लोगों को इस तरह से बैठे हुए देखकर अभिमन्यु उन्हें इग्नोर करके ऊपर की ओर जाने लगा, पर तभी मनोज मल्होत्रा उसे रोकते हुए कहते हैं, कल घर में पार्टी रखी गई है। एपिसोड 20 अभिमन्यु क्या रिसेप्शन करेगा। आयुषी उस शख्स को देखकर खुश होकर कहती है, राजवीर भाई। ये राजवीर था जो पहले ही वहां पहुंचकर आयुषी को बचाने आ चुका था। अवंतिका भी राजवीर के साथ थी। जब उसने देखा कि राजवीर उन सभी आदमियों को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, तब वह तुरंत आयुषी के पास आकर उसे उन जंगलियों आदमियों से दूर करने लगी। आयुषी के हाथ को आजाद करते ही अवंतिका ने तुरंत उसे गले लगा लिया। आयुषी इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वह भी अवंतिका के गले लग चुकी थी। कुछ देर तक गले लगे रहने के बाद अवंतिका आयुषी को दूर करके उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अवंतिका की बात सुनकर आयुषी घबराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आयांश, वह कहाँ है? वह मेरे साथ थे। फिर अचानक से मैं वहां से गायब हो गई और ये लोग मुझे किडनैप करके यहाँ ले आए। ये मुझे मारना चाहती है। मुझे मार कर पावर लेना चाहती है। फिर यह मेरे आयांश को भी मार देगी। आयुषी की बात सुनकर अवंतिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा आयांश बिल्कुल ठीक है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे पावर को खुद के पावर में कन्वर्ट करे। और रही बात पल्लवी आंटी की, तो उनका भी आज आखिरी इंतजाम होने वाला है। ये कहते हुए अवंतिका गुस्से में पल्लवी सिंह राजावत के पास आकर उसके बालों को पकड़ के चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयुषी पर हमला करने की? तुम उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी, जबकि तुम्हें ये पता है कि आयुषी मर नहीं सकती है। अवंतिका की बात सुनकर आयुषी हैरानी से उसे देख रही थी। तभी राजवीर, जो पल्लवी के सभी साथियों को मार चुका था, वह आयुषी के पास आकर कहता है, आयुषी, अब तुम्हारे पास केवल 10 मिनट का वक्त है। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए इसे खत्म करो, क्योंकि अगर ये दुनिया में रहेगी तो तुम्हारे साथ साथ और भी लोगों पर मुसीबत आती रहेगी। राजवीर की बात सुनकर आयुषी हैरानी से कहती है, यह आप क्या कह रहे हो भाई? मैं उनको कैसे मारूंगी? मैं उन्हें नहीं मार सकती हूँ। मुझसे यह नहीं होगा। आयुषी को डरते हुए देखकर पल्लवी, जो अवंतिका के जाल में फंसी हुई थी, वह हंसते हुए कहती है, तुम में से कोई मुझे मार नहीं सकता है। मैं तुम लोगों को एक एक करके खत्म कर दूंगी। तुम लोग हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाओगे। तुम लोगों का नामो निशान इस दुनिया में नहीं रहेगा। और वह आयांश, उसे तो मैं ऐसे जान से मारूंगी कि वह खुद भी 7 जन्म तक इस दुनिया में नहीं आएगा। उसे क्या लगा था? उसकी पावर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं सब जानती हूँ। तुम लोग किस तरह धरती पर आए हो और किस तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर खुशियाँ मनाते हो। मुझे अगर शराब नहीं मिली होती, तो आज भी मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम सबको खत्म कर देती। लेकिन मेरे पास मेरी शक्तियाँ नहीं है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम्हें खत्म करके मैं सारी शक्तियाँ अपने पास ले लूंगी। ऊपर वाले ने शायद इसलिए मुझे धरती पर भेजा है, ताकि मैं तुम जैसे को खत्म करूं और तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल मैं खुद करूं।
आज इस धरती पर सिर्फ मेरा राज होगा, तुम्हारा नहीं। मैं तुम सबको खत्म करती जाऊंगी। ये कहते हुए पल्लवी ने सबसे पहले तो अवंतिका को खुद से धक्का देकर दूर किया और फिर आयुषी की तरफ बढ़ने लगी। आयुषी ने जब इस तरह से पल्लवी को अपने करीब आते हुए देखा तो वह बहुत ज्यादा डर गई थी। राजवीर और अवंतिका उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने को कह रहे थे, पर आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने पल्लवी से बचने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया, पर उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्तियां उसके शरीर में है ही नहीं। पल्लवी अपने हाथों में चाकू लिए आयुषी के करीब आकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक हरी रोशनी उन लोगों के नजरों के सामने आ गई। इस रोशनी की पावर इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि आयुषी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पर कुछ ही सेकंड में आयुषी ने आंखें खोली तो उसकी नजर उस शख्स पर चली गई जिसने हरी रोशनी से अपने शक्तियों से बाहर निकाला था। आयुषी ने देखा वहां पर आयांश मौजूद है, साथ ही सुभाष सिंह राजावत भी वहीं मौजूद थे। उन दोनों को देखकर आयुषी तुरंत आयांश के पास भागी। उस बीच में राजवीर और अवंतिका, जिन्होंने पहले से ही अपनी आंखें बंद करके रखी थी, उन दोनों ने भी अपनी आंखें खोली और तुरंत आयांश को देखने लगे। आयांश ने अपनी शक्तियों की रोशनी को खत्म करके पल्लवी के पास आकर गुस्से में कहा, मैंने बचपन से आपको माँ का दर्जा दिया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी खुशियों को ही खत्म करने के बारे में सोच लिया। आखिर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? जब आपको पूरा परिवार का प्यार मिल रहा था, तो आपने मेरी आयुषी को मारने के बारे में क्यों सोचा? आपको पता है ना मैं आयुषी से कितना प्यार करता हूँ। उसके बावजूद भी आज आप उसे मारने के लिए यहाँ आए हैं। अगर आपको मेरी शक्तियाँ ही चाहिए थी तो मुझे बता देती। हम वैसे भी अपनी शक्तियों से परेशान थे, आपको दे देते। खुशी खुशी आप उसे लेकर चली जाती। लेकिन अब आपकी इन हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गलत था। मुझे आपको शक्तियों को देने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। आप शक्तियों का इस्तेमाल करने के लायक है ही नहीं, न तो आप मन कहलाने के लायक है, न ही आप इंसान कहलाने के लायक हैं। आज तो आपको खत्म होना ही पड़ेगा। अगर मैंने आज आपको ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो शायद यह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी और मैं हमेशा के लिए पछताता रह जाऊंगा। पर मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे खुद ऐसे इंसान को मारना पड़ रहा है, जिसको मैंने माँ कहा था, जिसे मैंने हर बात बताई थी। ये कहते हुए आयांश ने अपनी हथेली को आगे रखकर उसमें से हरी रोशनी निकालकर पल्लवी पर हमला करना चाहा, पर उस बीच में आयुषी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं आयांश, आप यह नहीं कर सकते हैं। आप अपने हाथों से किसी का खून नहीं कर सकते हैं। आयुषी की बात सुनकर अवंतिका गुस्से में कहती है, बस करो आयुषी, और कितना महान बनोगी। इस औरत को तो मर ही जाना चाहिए। इसकी वजह से आज तुम मरने वाली थी और तुम कह रही हो कि इसे छोड़ दे। नहीं जीजू, आप इन्हें जान से मार दीजिए। इसका जीना यानी कि दुनिया में एक रावण का जन्म लेना। इससे बेहतर यही है कि यह जान से मर जाए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।